हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट का ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखने वाले हो भी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट किया। We have seen in the previous standard that the gravitational force is a universal force and it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. Let us now learn how दिस फोर्स वॉज डिस्कवरी। मतलब हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ बेसिक नॉलेज लेके आए हैं, यूनिवर्सल फोर्स देखा है। अभी हम इस क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट ग्रेविटेशन में अब ग्रेविटेशन की डिस्कवरी देखने वाले क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट, ग्रेविटेशन क्या है। हैज वी हैव लर्न द फेनोमेनन ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवरी बाय सर आइजक न्यूटन। As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertically. Why do they not fly off in a horizontal direction? मतलब मैं आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखने के लिए दिख रहा हो तो आपको देख लीजिए, नहीं आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगा ही। आइए देखते हैं। ये जो साइंटिस्ट थे सर आइजक न्यूटन, इन्होंने ही ग्रेविटेशन की डिस्कवरी को लिखा था। इन्होंने अपने डिस्कवरी में क्या बताया, ये जो ट्री है अर्थ के ऊपर, यहाँ से जो एप्पल गिरता है ये वर्टिकली गिरता है, 90 डिग्री पे गिरता है, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। इनके दिमाग में एक सवाल आया कि ये एप्पल हॉरिजॉन्टल भी तो जा सकता था, 60 डिग्री भी गिर सकता था, वर्टिकली ही क्यों गिरा, परपेंडिकुलर ही क्यों बनाया। बोलो दोस्तों, सवाल आपके माइंड में बनता है कि नहीं बनता है ना। तो ये जो साइंटिस्ट थे सर आइजक न्यूटन, इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, बहुत सारे रिसर्च किया, तो इनको एक खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ उसको देखते हैं। आफ्टर मच थॉट ही कम टू द कंक्लूजन दैट द अर्थ must be attracting the apple towards itself, and this attractive force must be directed towards the center of the earth. The direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertically direction at the position of the apple, and thus the apple falls vertically downward। मतलब इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया तो इन्होंने इस पिक्चर के कंक्लूजन पे पहुंचे, ये जो एप्पल जो गिर रहा है अर्थ पे ही क्यों गिर रहा है। हॉरिजॉन्टल भी गिर सकता था लेकिन गिर रहा था वर्टिकली क्यों रहा था। तो इनको एक रीज़न मालूम पड़ा कि हमारे अर्थ में कोई एक फोर्स है जो इस एप्पल को अगर ये टूटेगा तो जो भी चीज़ अगर ऊपर रहेगी तो उसे वो अपने में अट्रैक्ट करके उसे अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो उन्होंने और रिसर्च किया कि ये फोर्स कौन सी, तो उनको मालूम पड़ा ये फोर्स है ग्रेविटेशन नाम की फोर्स है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का टॉपिक ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। फिगर 1.1 ऑन द लेफ्ट शो एन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ। द फोर्स ऑफ एन एप्पल टू द ट्री इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एग्जाम्पल, along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. The figure also show the gravitational force between the earth and the moon. The distance in the figure are not according to scale। मैं वही बताया ना जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया, इसमें वही है कि ये एप्पल परपेंडिकुलर बना रहा है। परपेंडिकुलर पोजीशन आप देखो, परपेंडिकुलर पोजीशन में सरफेस ऑफ द अर्थ लिखा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एप्पल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब परपेंडिकुलर गिर रहा है और अर्थ की सरफेस पे क्यों गिर रहा है। ये अगर टूटा तो ऊपर भी तो जा सकता था, नीचे क्यों आया। तो उसका बताया, मैं आपको रीज़न में तो बताया कि आप इस अर्थ के अंदर ग्रेविटी नाम की फोर्स है जो उसे अपने तरफ आकर्षित कर रही है। तो उनके माइंड में एक और क्वेश्चन उठा, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। न्यूटन थॉट्स, मतलब न्यूटन के माइंड में एक क्वेश्चन उठा। कौन सा क्वेश्चन उठा देखते हैं। दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन एप्पल्स ऑन द ट्री एट डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, can it also act on objects at even greater heights much farther away from the earth, like for example the moon?
कैन इट एक्ट ऑन इवन फार्दर ऑब्जेक्ट्स लाइक द अदर प्लैनेट्स एंड द सन। मतलब इसका मतलब ये है, ये जो हमारे साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन थे, इनके माइंड में एक थॉट उठा, क्वेश्चन उठा कि ट्री से ऊपर तो मून है, तो मून को अर्थ क्यों नहीं अपने में अट्रैक्ट कर लेता है, ग्रेविटी क्यों नहीं खींच पाती। तो उन्होंने उसके ऊपर भी रिसर्च किया, बहुत सारे लोग की मेहनत की, तो उनको मालूम पड़ा जो मून है ये अर्थ से मिलियन ऑफ थाउजेंड्स ऊपर है, मिलियन ऑफ थाउजेंड्स किलोमीटर अर्थ से वो ऊपर है। इसलिए काफ़ी हाइट की वजह से होने के लिए अर्थ की जो ग्रेविटी वहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी का अट्रैक्ट नहीं हो पाता, इसलिए मून अर्थ पे नहीं गिर रहा है। कोई भी चीज़ अगर आज अंतरिक्ष में है, वहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगता, इसलिए कोई भी चीज़ नहीं गिरती। आगे पढ़ते हैं क्या है टॉपिक नंबर सेकेंड। पहले इसको एक बार शॉर्ट में आपको मैं रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। आप देख सकते हैं हमने ग्रेविटेशन पढ़ा, उसको किस साइंटिस्ट ने लिखा, सर आइजैक न्यूटन की डिस्कवरी है। एप्पल वर्टिकली ही क्यों गिरता है, हॉरिजॉन्टल भी गिर सकता था, रीज़न बताया आपको। उन्होंने रिसर्च किया, उनको मालूम पड़ा कि ग्रेविटी नाम की फोर्स है जो एप्पल को अट्रैक्ट करके अपने तरफ गिराती। फिर उनके माइंड में थॉट्स उठा तो मून क्यों नहीं गिरता है, तो उन्होंने फिर रिसर्च किया। मून इसलिए नहीं गिरता कि मून काफ़ी मिलियन ऑफ किलोमीटर्स के हाइट पे है, इसलिए अर्थ उसे अपने में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। उन्होंने रिसर्च किया। अब टॉपिक नंबर सेकेंड क्या है, फोर्स एंड मोशन। वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर उन्होंने सेकंड टॉपिक फोर्स एंड मोशन है। फोर्स एंड मोशन क्या कहता है, देखिए हमने मोशन की थियरी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आई, अगर नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ लो भाई। ये पेंसिल है, समझ लीजिए, तो मैं इसको ऐसा ढकेलूँ तो देखो ये पेंसिल है, अभी 0 स्पीड पे ना मूव कर रही ना आगे पीछे जा रही। अगर मैं इसको पीछे से एक एक्सटर्नल फोर्स दूँ तो ये मूव हुई कि नहीं, एक्सटर्नल अगर जाए देखो एक्सटर्नल फोर्स दूँ मूव हो गई। मतलब देखो फोर्स मतलब मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स दिया तब जाके इसमें स्पीड जनरेट हुई। फिर उसके बाद ये मोशन हुआ और किधर हुआ, हैज़, इधर देखो लिखा है हैज़ वेल हैज़ द डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में हुआ, जिस डायरेक्शन में मैंने इसको फोर्स दिया उसी डायरेक्शन में इसने मोशन दिखाया। यही कंसेप्ट फोर्स एंड मोशन का। आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, जिसकी हमने सर आइजैक न्यूटन की उधर थियरी पढ़ी थी, उन्हीं का हम देखने जा रहे हैं। ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन 1614 to 1727 was one of the greatest scientists of recent times. He was born in England, मतलब 1642 में सर आइजैक न्यूटन पैदा हुए थे इंग्लैंड में, और ये उस समय के बहुत महान साइंटिस्ट थे। उस समय के आज भी मतलब इनके चर्चे हैं, और 1727 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने देखते हैं इन्होंने अपने लाइफ में कौन कौन सी मतलब थियरी दी, कौन सी बुक लिखी, आगे पढ़ते हैं। ही गैव हिज लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड थियरी ऑफ ग्रेविटी इन हिज बुक प्रिंसिपल। मतलब इन्होंने लॉ दिया मोशन का जो हम पिछले साल पढ़ के आ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बताया, थियरी ऑफ ग्रेविटी पीछे देख के आए, तो मतलब ये सब बुक के इन्होंने प्रिंसिपल लिखे। और इन्होंने इसके साथ साथ क्या किया, बिफोर दिस बुक वॉज रिटन केपलर हैड गिवन 3 लॉ डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन। इन्होंने ये सब करने के साथ साथ केपलर के भी 3 लॉ बताए कि कितने लॉ बताए, केपलर के 3 लॉ बताए, उसको डिस्क्राइब किया प्लैनेटरी मोशन में। फिर देखते क्या है, हाउ वेयर द रीजन्स वाई प्लैनेट्स मूव इन द वे डिस्क्राइब बाय केपलर्स लॉ was not known. Newton this theory of the gravity mathematically derived Kepler's law. इन्होंने क्या बताया, कौन से रीजन से जो प्लैनेट है वो मूव करते रहते हैं सर्कुलर मोशन में, अवे में, उसको डिस्क्राइब किया गया हुआ है केपलर लॉ में। केपलर लॉ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मतलब क्या है, फिर से बस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा कौन सा रीजन है जो प्लैनेट्स लगातार घूमते रहता है, वो नीचे नहीं गिरता, उसको डिस्क्राइब किया गया हुआ है केपलर लॉ ने। और उन्होंने थियरी ऑफ ग्रेविटी भी बताया, जो हम पढ़ के आए, मैथमेटिक्स बताया, केपलर लॉ बताया, तो हम देखें ना भी इधर से। इन एडिशन टू दिस न्यूटन डिड ग्राउंड ब्रेकिंग
वर्क इन several areas including light, heat, sound and mathematically he invented a new branch of mathematics। मतलब इन्होंने ये सब तो कार्य किया, ये सब तो इन्होंने आविष्कार किया, इन्वेंट किया, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इंक्लूडिंग लाइट को भी इन्वेंट किया, हीट, मतलब इन्होंने तो इन्वेंट नहीं किया था लेकिन इन्होंने कुछ अपना नॉलेज दिया था, लाइट, हीट, साउंड और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण रोल इन्होंने निभाए थे। और इन्होंने मैथमेटिक्स का एक न्यू ब्रांच भी ओपन किया था। आगे देखते हैं, दिस इज कॉल्ड कैलकुलस एंड हैज वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इन्होंने फिजिक्स से मैथमेटिक्स में बहुत अहम भूमिका इनका माना जाता है, सर आइजक न्यूटन का। आज के डेट में जो हम डेरिवेशन पढ़ते हैं, साइंस के फिजिक्स के जो सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं सर आइजक न्यूटन के ही वो फार्मूला है। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टर। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप ध्यान में रखो। ये दुनिया के ऐसे पहले साइंटिस्ट थे सर आइजक न्यूटन ने, जिन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था, और किसी साइंटिस्ट ने नहीं। एक बार शॉर्ट में इसको समझाता हूँ। जो हमारे सर आइजक न्यूटन थे, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी, लॉ ऑफ मोशन बताया था, इक्वेशन ऑफ मोशन बताया, ग्रेविटी की थ्योरी बताई, सब बुक का प्रिंसिपल, साथ ही साथ इन्होंने कैपलर के 3 लॉ बताए थे। और इन्होंने उस सब के साथ साथ लाइट, हीट, साउंड, मैथमेटिक्स के भी थोड़े थोड़े कुछ अपने नॉलेज दिए थे। और इन्होंने मैथमेटिक्स के न्यू ब्रांच इन्वेंट किए थे, और दुनिया के ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। अब टॉपिक थर्ड क्या है हमारा, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी ये क्या कहता है, इसका अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखाने की कोशिश करूँ, एक सेकंड, यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब आप ये चीज़ वैसे एग्जाम में पूछती नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर भी कभी काल पूछ लिया तो बोर्ड है, बोर्ड के भरोसे नहीं जानेगा, आपके प्रीलियम से में जरूर पूछेगा 101%। मतलब एक ट्राई दिस, आप इसको अपने घर पे ट्राई, देखो यहाँ लिखा भी है ट्राई दिस, तो आप इसे अपने घर पे ट्राई कर लेना। एक रस्सी लेना, उसमें एक पत्थर लेना, रस्सी में बांधना, उसको आप जोर जोर से मतलब घुमाना। अब जब आप घुमाओगे ना, आपका जो पत्थर रहेगा, आप इस लड़की को अगर देखने की कोशिश करो, अगर वो पत्थर जो घुमाओगे वो एक सर्कुलर मोशन, मतलब ऐसा घुमाओगे तो एक सर्कुलर मोशन में ही घूमेगा, सर्कुलर मोशन में घूमेगा। और जो इसका जो फोर्स लगेगा वो आपके हाथ पे यहाँ लगेगा। तो इसी के लिए सेंट्रीपिटल, मतलब आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इसको। आप ऐसे ऐसे घुमाओगे तो आपका फोर्स तो सेंटर से आपका फोर्स तो सेंटर से लग रहा है ना, तभी तो उधर वो घूम रहा है। इसी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसा कि आप लोग ने देखा आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन टॉपिक का कवर किया, फोर्स एंड मोशन का टॉपिक कवर किया, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन को कवर किया, सेंट्रीपिटल फोर्स को कवर किया। आज हमने 4 टॉपिक को कवर किए। अगर आपको इस एक भी टॉपिक में डाउट हो, या तो आपका किसी वर्ड का बुक का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं हमसे। आप या तो हमें कमेंट कर दीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके हमसे कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं एनी टाइम, और आपको क्विक रिप्लाई मिलेगा, मतलब ऑन द स्पॉट रिप्लाई। और 101% मुझे विश्वास है कि आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमसे आके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कोई भी ग्रेविटेशन, फोर्स एंड मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना, मैं रिप्लाई